मित्रों, आप में से अधिकांश को एक बात पता नहीं होगी, अधिकांश को नहीं पता, पक्की बात है क्या, कि भारत की स्वाधीनता जो है वो जब मिल गई तो स्वाधीन भारत में और उसके भविष्य में और भारतीय लोकतंत्र में ज्योतिष का बहुत बड़ा योगदान है, अनमोल योगदान है। और हमारे देश के उस समय के राजनेता और बाद के राजनेता और जितने भी नेतृत्व रहे वो सब इतने कृतज्ञ रहे, एहसान फरामोश रहे कि उन्होंने ज्योतिष का इतना बड़ा योगदान होने के बाद भी किनारे कर दिया। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, भाई ऐसा क्या कर दिया ज्योतिषियों ने स्वाधीन भारत में? क्योंकि हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन, हमारा शासकीय तंत्र तो ज्योतिष को चिमटे से पकड़ता है, ऐसे अछूत की तरह, मरी हुई छिपकली की तरह। यूं क्या है, भारत में जो एक ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत बड़ा स्थान है उज्जैन, ठीक है ना। उज्जैन शहर में पंडित सूर्य नारायण व्यास, एक बहुत बड़ा नाम, ज्योतिष जगत के सूर्य थे वे। प्रभाकर जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष जगत के सूर्य थे पंडित सूर्य नारायण व्यास। वे 114 भारतीय रियासतों के राज ज्योतिषी थे, ऐरे गहरे नहीं थे, और विक्रम पंचांग निकालते थे वे। जो विक्रम प्रिंटिंग प्रेस है वहां छपता था, और 400 से ज्यादा उस समय उसमें कर्मचारी काम करते। 114 से अधिक भारतीय रियासतों के वो क्या थे, राज ज्योतिषी। कौन? पंडित सूर्य नारायण व्यास, उज्जैन वाले। उन्होंने उत्तर प्रदेश से एक पत्रिका निकलती थी आज, और उसमें 1930 में ये लिखा था कि अगस्त 1947 में भारत आजाद होगा, स्वाधीन होगा। मित्रों, ये जानकर आपका रोम रोम पुलकित नहीं हो जाता क्या कि 1930 में इस देश के राजनेताओं ने, ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने भी ये सोचा नहीं होगा कि भारत अगस्त 1947 में, ठीक अगस्त 1947 में स्वाधीन हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो उस समय करवटें बदल रही थी, उसके नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा, और मोहनदास करमचंद गांधी ने भी नहीं सोचा होगा, नहीं ना। लेकिन 1930 में उस आज पत्रिका में पंडित सूर्य नारायण व्यास ने यह लिखा कि अगस्त 1947 में भारत आजाद होगा। उन्होंने पंडित राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राजेंद्र बाबू को कहा कि आप राष्ट्रपति बनेंगे, और वे बने। और उन्होंने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखकर कहा कि आपने मेरे राष्ट्रपति बनने के बारे में पहले ही कह दिया था। हालांकि मित्रों, आपका ये जो मित्र है, ये ज्योतिष का बहुत तुच्छ सा व्यक्ति, ऐसी भविष्यवाणी इसने भी की थी, और वो की थी रामनाथ कोविंद जी के बारे में कि आप देश के राष्ट्रपति बनेंगे, और 1.5 साल पहले कही थी उनके बनने से, ठीक है ना। अनऑफिशियल 2 साल पहले और ऑफिशियल 1.5 साल पहले, और वो सही ठहरी जब मीडिया में कोई रामनाथ कोविंद का नाम नहीं ले रहा था। खैर, तो उसके बाद में जब ये हुआ क्या, लॉर्ड माउंटबेटन को जब ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने, ब्रिटिश सत्ता ने ये कह दिया कि भाई देखिए, ये 14 और 15 2 दिन है अगस्त के, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान में जिन्ना और नेहरू और इन लोगों से कहा कि देखो भाई, मेरे पास 2 दिन है, 14 और 15 अगस्त, मुझे और भी देश आजाद हो रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में भी सम्मिलित होना, आप तय कर लो क्या तय करना है। तो जिन्ना ने सोचा कि पहले मैं ले लूं दिन, तो फिर इतिहास में जब होगा तो पहले पाकिस्तान का आएगा दिन पैदाइश का, फिर भारत का आएगा। तो जिन्ना ने क्या किया कि उन्होंने 14 अगस्त चुन लिया। तो 14 अगस्त चुन लिया। अब देखिए, आपकी टिप्पणी अभी थोड़ी देर में लेंगे। अब देखिए हुआ क्या, पंडित सूर्य नारायण व्यास ने जिन्ना को कहलवाया, आप 14 अगस्त मत चुनिए ज्योतिषीय धर्म के नाते। लेकिन जिन्ना तो ज्योतिष का मखौल उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। हाँ, उनकी पत्नी रतनबाई, वे बहुत सम्मान करती थी ज्योतिष का भी और पंडित सूर्य नारायण व्यास का भी, लेकिन वे तो वर्षों पहले स्वर्ग सिधार चुकी थी। भाई रतनबाई थी तो हम तो स्वर्ग ही कहेंगे, हम जन्नत वन्नत क्यों कहेंगे। तो जिन्ना ने 14 अगस्त सुना। अब 15 अगस्त बचा भारत के पास में, और वैसे भी 15 अगस्त को पंडित सूर्यनारायण व्यास ने कहा कि स्थिर लग्न है,
और स्थिर लगन नहीं, कई ज्योतिषी लग्न को भी लगन 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 लगा लेते हैं, लग्न है। और इसमें भी क्या कीजिए, उन्होंने पंडित राजेंद्र प्रसाद जी से कहा, राजेंद्र बाबू से, कि देखिए ऐसा है, आप नेहरू जी को समझाइए, जवाहर बाबू को समझाइए क्या, कि आप चाहे आजादी के सारे कार्यक्रम 15 अगस्त को दिन में कर लेना, लेकिन जो ध्वजारोहण है आजादी का वो आधी रात को ही करना है, 11:50 से 40 मिनट से 12:20 के बीच में ध्वजारोहण उसी समय करेंगे। ये बात मान ली गई। राजेंद्र बाबू ने जवाहर बाबू को समझाया, जवाहरलाल जी मान गए और हुआ। उसके बाद में क्या, जब ये तय हो गया तो पंडित सूर्यनारायण व्यास ने, और ये आपको जानकर घोर अचंभा होगा मित्रों, इस देश के लोकतंत्र पर ज्योतिष का कितना ऋण है, कर्ज है। फिर पंडित सूर्यनारायण व्यास ने अपने साथी गिरधारी लाल गोस्वामी जी को कहकर पूरी संसद भवन को आधी रात को गंगा जल से शुद्ध करवाया। पूरी संसद भवन को आधी रात को गंगा जल मंगवाकर धोकर शुद्ध करवाया और ये कहा कि इससे पुराने शासकों की नकारात्मक ऊर्जा हट जाएगी। फिर पंडित सूर्यनारायण व्यास ने उनसे एक प्रश्न पूछा गया और उस प्रश्न का जो उत्तर है वो आज के इस लाइव की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी याद रखिएगा आप, शब्द श हम बोलेंगे, यहाँ पर एक एक शब्द वैसे ही बोलेंगे। उनसे कहा गया कि पंडित जी एक बात बताइए, 14 अगस्त को पाकिस्तान ने आजादी चुनी है, 15 अगस्त को आपने भारत की आजादी का मुहूर्त बताया है, इनसे फल क्या निकलेगा? तो जो उन्होंने कहा वही हम दोहरा रहे हैं। पंडित व्यास जी ने कहा कि देखिए, पाकिस्तान ने जिस मुहूर्त में अपनी तथाकथित आजादी, बल्कि यूं कहे पैदाइश, क्योंकि पाकिस्तान तो पैदा हुआ था ना, पाकिस्तान ने जिस मुहूर्त में अपनी पैदाइश स्वीकार की है, पाकिस्तान में लोकतंत्र का हमेशा दीवाला निकला रहेगा। सही सही यही शब्द, पाकिस्तान में लोकतंत्र का हमेशा दीवाला निकला रहेगा। और भारत ने जिस लग्न में आजादी ली है, यहां हमेशा लोकतंत्र की दिवाली रहेगी। यही शब्द थे उनके। मित्रों, थोड़ा सा अभी भी जो देख रहे हैं और जिन्होंने पसंद किया है वो अंतर बहुत है, तो जो देख रहे हैं वो सब के सब तनिक इसे लाइक भी कर लें और साथ ही साथ में अपने दूसरे सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट है वहां पर इस लाइव का लिंक भी साझा कर दें, तो हमें धरातल बड़ा मिलेगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में खैर राजेंद्र बाबू ने 1958 में पंडित सूर्यकांत व्यास को पद्म विभूषण दिया, लेकिन वो ज्योतिष में नहीं दिया, शिक्षा और संस्कृति में। और आज भी भारत सरकार ज्योतिष में कोई पद्म सम्मान नहीं देती है। ये है एहसान फरामोशी। जिस ज्योतिष का इतना बड़ा एहसान है वो भारत सरकार आज भी नहीं देती है। ज्योतिष क्षेत्र में मिलता ही नहीं, और ज्योतिषी को तो किसी और नाम से भी नहीं देते। व्यास जी को कम से कम पद्म विभूषण शिक्षा संस्कृत में तो मिला, लेकिन मिलता ही नहीं है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो मामला है, अब आप यहाँ एक प्रश्न उठा सकते हैं और वाजिब प्रश्न आपको उठाना चाहिए। आप लोगों के मन में आ रहा है तो लिखिए यहाँ पर प्रश्न, 2-3 टिप्पणी ले लें। गिरीश जोशी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान के जयचंद का क्या होगा, मुस्लिम राष्ट्र का क्या होगा। राजेंद्र जोशी जी कह रहे हैं भगवंत मान भी है। रमाकांत भाई की बात हो गई। प्रभाकर जी कह रहे हैं कांग्रेस तो लगी पड़ी है देश में गृह युद्ध करने, इन्हें सत्ता मिली तो जरूर करेगा। और राज सिंह जी कह रहे हैं कि सर योर प्रोग्राम इज वेरी गुड। इतनी अंग्रेजी तो राज सिंह जी हमें समझ आ गई, बस इसे ज्यादा अंग्रेजी लिखेंगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगी। कार्यक्रम पसंद कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब आपके मन में एक जायज, एक उचित प्रश्न आना चाहिए, क्यों नहीं है अभी तक? हमें आपसे शिकायत है, आना चाहिए अब तक तो। क्या कि देखिए, अभी अभी हमने कहा है कि पंडित जी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र की हमेशा दिवाली रहेगी। तो फिर अब आप देखिए कि जून का महीना था और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके लगभग 1.25 साल के लिए जेब में डाल लिया था सारा लोकतंत्र। वो क्या था? वो क्या था मित्रों? इस बात को यूं समझिए कि जैसे अभी हम कहते हैं अप्रैल मई जून का महीना है, गर्मी का महीना है, ठीक है। अब गर्मी का महीना है तो जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में तापमान सामान्य रूप से क्या रह सकता है गर्मी में? 45-46। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में तो वो 47-48 भी हो जाता है। लेकिन क्या गर्मी के महीने में कभी कोई दिन ठंडा नहीं होता? अप्रैल मई जून में भी तो बरसात हो जाती है ना, किसी दिन गर्मी में बादल आ जाते हैं। तो क्या वो झूठ है?
कोई आदमी ये कहेगा कि आपने झूठ कहा था कि ये गर्मी का मौसम है, ये देखो बादल, ये देखो बरसात। नहीं, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है। और बरसात का, मानसून का महीना चल रहा है, मानसून के महीने चल रहे हैं, तो क्या रोज बरसात होती है? कोई दिन ऐसा नहीं होता जब कड़क धूप आ गई है और तापमान 36 से बढ़कर के 40 दिया 42 डिग्री हो जाए। हो सकता है ना, होता भी है ना ऐसे। तो क्या झूठ बोला किसी ने? आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने झूठ बोला कि ये मानसून का, बरसात का महीना है? देखो यह तो कड़क 38 40 42 डिग्री की गर्मी है। वो भी सत्य है, कोई दिन ऐसा भी हो सकता है। जो सूर्य नारायण व्यास जी ने कहा था ना कि यहाँ हमारे लोकतंत्र की हमेशा दिवाली रहेगी, वो इस मायने में कहा था कि भाई एक जो मोटे तौर पर आकलन होता है। अब आपका ये कहना भी सही है, तो फिर भी भाई इमरजेंसी लगी तो सही ना, तो उसके लिए हम पहले भारत के अंक देखें। मित्रों, आपको एक और बात बताए अंक ज्योतिष के माध्यम से, और आपको जानकर अद्भुत लगेगा और घोर आश्चर्य होगा। और हमारा दावा है, अब जो आगे कहने वाले हैं ये बात अंक ज्योतिष की दुनिया में कभी भी पहले नहीं कही गई है किसी के भी द्वारा। और निश्चित रूप से अब आगे जो विश्लेषण है, ऐसा विश्लेषण आपने कभी देखा सुना नहीं होगा और उसके बारे में भी नहीं सुना होगा। क्या भारत का जब भी आकलन करते हैं ना, तो सिर्फ इतना करने से पार नहीं पड़ती है कि स्वाधीनता भारत को मिली 15 अगस्त 1947 को। नहीं, ये अधूरी बात है। बात पूरी है लेकिन अधूरी है। पूरी का मतलब स्वाधीनता तो इसी दिन मिली, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संदर्भों में यहां तक सीमित नहीं रह सकते। कैसे? अरे भाई, हमारे देश में दो चीजें आती है, दो दिन मनाए जाते हैं। एक दिन मनाया जाता है 15 अगस्त 1947 स्वाधीनता दिवस। ये जो अंग्रेजी का शब्द है ना, इंडिपेंडेंस डे, ये शब्द ही गलत है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है किसी पर निर्भर न रहना। ये अलग शब्द है। सही शब्द है स्वाधीन, स्व अधीन, अपने अनुशासन में, अपने नियंत्रण में, अपने अधीन रहना। और एक और दिन कौन सा आता है? गणतंत्र दिवस, हमारी गणतंत्रता का दिवस। वो कौन सा आता है? 26 जनवरी 1950। इन दोनों की गणना कीजिए जब कभी भी आपको भारत के राष्ट्रीय संदर्भों की बात करनी होती है ना, ये दोनों हैं। ये कर्ण अर्जुन कहो, चाहे राम लक्ष्मण कहो, चाहे राम बलराम कहो, और चाहे कृष्ण बलराम कहो, जो भी आप अपने मजाकिया मूड में नाम दे दें। कारण क्या है? अब आइए वो अद्भुत बातें जो बड़ी विस्मयकारी है। देखिए, भारत की स्वाधीनता का मूलांक है 6। 15 अगस्त है ना, तो कितना हुआ? 6। भारत की स्वाधीनता का भाग्यांक कितना है? 8। अब रुकिए, रुक जाइए। भारत का दूसरा जो महत्वपूर्ण दिन है, गणतंत्रता का दिन, 26 जनवरी 1950, इसका मूलांक है 8 और भाग्यांक है 6। ध्यान दीजिएगा, भारत की स्वाधीनता का मूलांक 6, भाग्यांक 8। ओके। अब भारत की गणतंत्रता का मूलांक 8, भाग्यांक 6। अब ध्यान दीजिएगा, ये भारत की स्वाधीनता का मूलांक 6, ये भारत की गणतंत्रता का भाग्यांक 6, ये मिल गए। और ये भारत के भाग्यांक, आजादी का भाग्यांक 8, और ये भारत की गणतंत्रता का मूलांक 8, ये 8 8, ये 6 6, ये 8 8। ये क्या बन गई? पूरी एक श्रृंखला बन गई, कड़ी बन गई। इसमें कहीं भी गैप नहीं है, अंतराल नहीं है, न तो यहां है और न यहां है। ये जो पूरी चैन बनी है, इसमें गैप नहीं होने के कारण से ये क्या हो गया? इसमें ऋणात्मक, विषम ऊर्जा, खतरनाक ऊर्जा, माइनस, नेगेटिव एनर्जी नहीं घुस सकी, घुस ही नहीं सकी। इसलिए हमारे देश में 47 में आजाद हुआ, लेकिन 47 वाले अंक जो थे ना, वो 1950 और 47 के बीच में आजाद होते ही कश्मीर पर एक हमला कबाइलियों के माध्यम से पाकिस्तान के रेंजर्स ने और पाकिस्तान के सैनिकों ने कर दिया था। लेकिन 1950 के बाद की जो स्थिति है, अच्छा दूसरे इसमें भी ये ध्यान दीजिएगा, ये जो चैन बनी है 6 और 8 की, आजादी और गणतंत्रता के मूलांक भाग्यांक की, ये हमारी सबसे बड़ी बाहरी दीवार है। जैसे कुंभलगढ़ का किला आपने देखा हो, है ना। गढ़ की बात बाद में करेंगे, पहले किले की बात करें। गढ़ तो अंदर का है। वो पूरा जो है उसकी अगर बात करें तो पूरी कितनी चौड़ी? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद में वही सबसे चौड़ी। तो ये क्या है? ये मूलांक 8 भाग्यांक 6, मूलांक 6 भाग्यांक 8, ये जो है ये वो पूरे भारतवर्ष के लोकतंत्र के चारों एक मजबूत दीवार है। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडियन, क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी।
भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत बाहरी दीवार। अब इसके अंदर भी कई दीवारें हैं, वो चक्र भी होता है ना, बाहर फिर अंदर और बिल्कुल अंत में जाकर के सातों चक्रों के बीच में, वो हमारा लोकतंत्र है। दूसरी दीवार कौन सी है जो हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखे हुए है? वो है भारत की स्वाधीनता का मासांक 8 और चलित अंक 1-4, और भारत की गणतंत्रता का चलित अंक 8 और मासांक 1-4। ये आजादी का 8 और 1, और ये गणतंत्रता का 8 और 1, ये मिलकर फिर एक दूसरी वॉल बनी, और ये भी पूरी श्रृंखला है, पूरी रिंग है। इस कारण से रिंग का मतलब अभी हाथ में नहीं बन पाती, लेकिन इसको रिंग जैसे ही मानिए, पूरी श्रृंखला, ये बंधी हुई श्रृंखला है। अब यहां भी गैप नहीं है, अंतराल नहीं है। तो ये दूसरी दीवार है जो हमारे लोकतंत्र के 2 नंबर अंदर की तरफ, 2 नंबर चारों और दीवार है, ये सुरक्षित है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में एक और गजब बात है, वो क्या है कि भारत की आजादी का जो वर्षांक 3 है 1947, और दिनांक 6 है, 3 और 6। अब भारत की गणतंत्रता में क्या है? भारत की गणतंत्रता में है वर्षांक 6 और दिनांक 3, एक चैन ये बन गई। ये चैन जो बनी है, इसमें क्या है? ये तीसरी दीवार है जो अंदर की तरफ है। सबसे पहले मूलांक, भाग्यांक, उसके बाद वो दूसरी और तीसरी, ये 3 दीवारें हैं। और 3 दीवारों के बीच में अब क्या होता है, हम बात करते हैं तो बीच में आकर के हमारा लोकतंत्र है, हमारे देश का लोकतंत्र है। ध्यान दीजिएगा, इस लोकतंत्र के किनारे 3 दीवारें हैं, और तीनों ऐसी हैं जिनमें कोई दरार नहीं है, कोई गैप नहीं है, सुदृढ़। और हर दीवार आगे वाली जो है और मजबूत और मजबूत और मजबूत। ये वो है जो 3 तरह की दीवार है, एक जो 3 लेयर प्रोटेक्शन है, त्रिस्तरीय सुरक्षा, वो ग्रहों की, नक्षत्रों की भारत के लोकतंत्र को मिली हुई है। अब रहा सवाल इमरजेंसी का, वो क्या हुआ? वो ये हुआ कि जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसके बीच में कोई कबूतर आके गिर गया, बल्लेबाज ने शॉट मारा, कबूतर उड़ रहा था, कबूतर की वो बॉल लगी, कबूतर गिर गया, थोड़ी देर के लिए खेल रुक गया, बाधा आ गई ना। क्या हुआ? कबूतर के पिच पर या ग्राउंड पर गिरने से बाधा आ गई, खेल रुक गया ना। अब जब तक उसको वहां से नहीं हटाएंगे, खेल शुरू होगा क्या? कभी कभी कोई दर्शक आ जाता है, पिच पर ग्राउंड में आ जाता है, खिलाड़ी से मिलने, बल्लेबाज से मिलने आ जाता है ना, खेल रुक जाता है, वो गड़बड़ हुई ना। वो दर्शक कूद कर बीच में आ गया, क्या हुई? सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा गड़बड़ हुई ना, उसको हटा के किनारे कर दिया। लेकिन ये हुआ क्या कि मैदान में, ग्राउंड में बम फोड़ दिया किसी ने, वो तो नहीं हुआ ना। तो उसी तरीके से ये क्या है, जो इमरजेंसी लगी थोड़े से समय के लिए, यूं समझ लिए कबूतर मर गया था पिच पर, ग्राउंड में, या फिर कोई दर्शक घुस गया था। लेकिन अंकों पर बात करनी पड़ेगी, बीच में यहाँ कुछ बातें आई है वो कर लेते हैं। दुर्गा प्रसाद बोरा जी, भाई जय श्री राम, स्वागत है आपका। भारत बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति क्यों दर्ज नहीं करवा रहा? बिल्कुल डीपी भाई, थोड़ा सा आप जो है ना कुछ देर बाद में याद दिलाइएगा, कार्यक्रम खत्म होने से पहले इस पर बात अवश्य करेंगे। प्रेम प्रकाश मांडर जी कह रहे हैं, बहुत सार गर्भित व सही विश्लेषण सुनने से रोंगटे खड़े होते हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली कि हमारे को सुनने को मिल रहा है। अरे ये आपका प्रेम है बड़े भाई, आपका बड़प्पन है, आप सभी मित्रों का बड़प्पन है, बस ये बनाए रखिए। मनीषा चौहान जी, जय श्री राम। डॉक्टर राजेंद्र जोशी जी, बांग्लादेश की वर्तमान सरकार का भविष्य है। वैसे तो जोशी जी, डॉक्टर साहब, हमने कल बात कर ली थी, और यूं समझिए, वैसे तो नहीं बल्कि सारी बात इस सरकार की बांग्लादेश के भविष्य की कल ही कर ली थी। आप हमारा कल वाला लाइव अवश्य देखिएगा। अब देखिए, बात वही है ना कि वो थोड़ी देर के लिए खिलाड़ी, कोई दर्शक है वो मैदान पर आ गया क्रिकेट के, या कबूतर मर के गिर गया, तो वो क्यों हुआ? वो दर्शक आ गया, लेकिन क्या सुरक्षा वाले जो इंचार्ज है, सिक्योरिटी इंचार्ज, जो जांच नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों? तो ज्योतिषी वही तो इंचार्ज है, सिक्योरिटी इंचार्ज है, सुरक्षा प्रभारी है, हम जांच करते हैं। देखिए, आपातकाल लागू हुआ 25 जून 1975 को, बुधवार, ठीक है। अब मूलांक 7 था और भाग्यांक 8 है। ये 7 होता है संबंधों का, अंदरूनी संबंधों का। भारत में उस समय बाहरी आपातकाल तो लागू ही था, चीन के साथ युद्ध के समय से लागू था। ये आंतरिक आपातकाल, अंक 7 अंदर, बॉडी के अंदर खून का, और अंक 8 भाग्यांक 8, उसने उसको तोड़ दिया, खराब कर दिया। तो जो भारत का शासक है, यानी इंदिरा गांधी, उस समय की प्रधानमंत्री, उनकी अपने ही देश की जनता के साथ जो
रिश्तेदारी है, जो संबंध है वो कमजोर हो गया। केतु अंक 7, 8 जब उसके साथ योग करता है तो मित्र तो, लेकिन संबंध पतले करता है। इस देश की जनता अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विरोधी लगने लगी। उन्होंने बयान तक दिए सभाओं में कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है, विपक्ष और उनके बहकावे में आकर लोग ऐसा कर सकते हैं, ये बयान थे उनके। हमने तो इमरजेंसी पर नाटक लिखे हैं भाई, एक पूरा और एक छोटा शोध किया है। उसके बाद में दिन अंक था बुधवार 5। अब ये जो 5 है ना, इमरजेंसी लगाने का भाग्यांक 8 इस 5 का विरोधी है, 5 इस बुध का, और ये दोनों विचलन पैदा करते हैं, अस्थिरता पैदा करते हैं। तो इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लागू किया, अस्थिरता उत्पन्न हो गई, पूरा डावाडोल हो गया, सारा प्रशासनिक अमला, पूरा ढांचा। मासांक 6 और वर्षांक 4, 6 मतलब जून का महीना और 1975 का अंक 4। अब ये 6-4 का विरोधी है। 4 पितृ अंक है, पितृ अंक बॉस का होता है, बॉस हमारे देश में प्रधानमंत्री, तो उसका विरोधी हो गया। और 6-4 का विरोधी, तो शुक्र खराब, मानसिक चिंताएं बढ़ गई इंदिरा गांधी की, उनका सुख चैन खराब, वे इतनी ज्यादा भयभीत हो गई कि उनको लगा कि ये कहीं सारे मिलके मुझे सत्ता से विचलित नहीं कर दें। और भी उन्होंने बातें कही, वो यहां हम जिक्र नहीं करेंगे। चलित का अंक 2-7 था, 21 जून से 20 जुलाई, 2-7 स्त्री अंक है, अंदर के हैं, तो देश का अंदरूनी ढांचा इंदिरा गांधी को लगा ये सारा मेरे खिलाफ है, तो उन्होंने यहां तक गोपनीयता बरती कि जब 25 जून की रात को जो ड्राफ्ट है वो फाइनल किया गया, फाइनल करने के बाद जब वो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास भेजा गया, तो उस ड्राफ्ट के बारे में तब के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे और जो उनके और एक और विश्वसनीय और प्रधानमंत्री के जो मुख्य सचिव थे टीएन शेषन, निजी सहायक टीएन शेषन, वही जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने, ठीक है। तो ये और एक और व्यक्ति थे, इनके अलावा आर के धवन और संजय गांधी और विद्याचरण शुक्ल, इन लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। इस देश के गृह मंत्री को भी जब वो राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिए तब पता चला कि आपातकाल लागू कर दिया गया। तो ये अंक 2-7 और मूलांक 7 के भंग होने की अवस्था थी। अब देखिए उस समय देश को आयु अंक क्या चल रहा था, 28वां, 1 का अंक। तो 28वां जो है 2 और 8, 2 परिवार का, देश का, समाज का अंक, 8 उसको भंग करता है जैसे 7 को। तो ये क्या हुआ, इसका अंक बना 1, लेकिन ये 2 और 8 की युति है ना, इसने देश को, परिवार को, देश रूपी परिवार को तोड़ दिया। प्रजा का अंक होता है 2, जनता का अंक होता है 2, ये 8 ने 2 के साथ मिलकर जनता के प्रति प्रधानमंत्री के मन में अविश्वास उत्पन्न कर दिया, क्योंकि 2 और 8 का योग 1 होता है। वो 1 किसका है, नेता का, नेतृत्व का, प्रधानमंत्री का बना। अब क्या है कि इसके साथ साथ आयु अंक जो है 28वें का 1 अंक, वो क्या है, वो भाग्यांक 8, इमरजेंसी जिस दिन लागू की थी ना उसका भाग्यांक 8 था, उसका घोर विरोधी है। तो और ये 1 और 8 की घोर विरोधी युति नेतृत्व के विपरीत जाती है, इसलिए नेतृत्व की अफरा तफरी बहुत मची। अब आप कहेंगे तो फिर 1.25 साल बाद ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो इमरजेंसी हट गई। 21 मार्च 1977 सोमवार को यह आपातकाल हटा, तो मूलांक 3 भाग्यांक 3, देश को 30वां साल चल रहा था, 3 का अंक, 3 तरह के बृहस्पति साथ में थे, तो देश के हित में तो फैसला करवाना ही था। और ऊपर से आप देखिए मासांक भी, मार्च का महीना 3 था, 21 मार्च को चलित का अंक 9वां, मंगल 4 तरह के बृहस्पति, मासांक, मूलांक, भाग्यांक, आयु अंक, 4 तरह के बृहस्पति का प्रबल मित्र है, 2-2 प्लस बनाता, यानी कि 4 दूनी 8 प्लस बने। अब आप बताइए ऐसी अवस्था में, इतनी अनुकूलता में भला इमरजेंसी का कलंक क्यों नहीं हटता। इसीलिए अब हम अगर बात करें तो मूल मर्म वाली बात ये आ जाती है कि भाई इमरजेंसी लागू हुई और इमरजेंसी हटी, उसके बाद का किस्सा सबको पता है। मित्रों, इस देश में एक बार वास्तव में ऐसी अवस्था आई थी जब लगा कि अब तख्ता पलट हो जाएगा प्रधानमंत्री का। तनिक याद करके बताइए, कब याद आ रहा है कुछ, दोहराएं। इस देश में एक बार ऐसा अवश्य हुआ था कि जब लगा कि तख्ता पलट होगा, और वो तख्ता पलट
हो सकती थी, हो सकता था, ऐसी आशंका कब हुई, याद कीजिए। जतिन मेहता, संजय बिन्नानी जी, जय श्री राम, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आपका। वो हुआ था, एक इस देश में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री बना था जो केजरीवाल का गुण और कर्मों में, लक्षणों में देखें तो राजनीतिक चरित्र के हिसाब से वो केजरीवाल का बड़ा भाई था। जैसे केजरीवाल अपनी सभाओं में क्या करते थे, अन्ना आंदोलन के समय और उसके बाद भी, बाद में राजनीति में आने के बाद ज्यादा क्या करते थे कि हाथों में बड़े बड़े पुलिंदे पकड़ के कहते थे ना, ये फला आदमी के भ्रष्टाचार का पुलिंदा है, ये फला के, और मिला बाद में कुछ नहीं पद पर आने के बाद। ऐसे ही इस देश में एक आदमी प्रधानमंत्री बना था जो जून के महीने में ऊन की टोपी पहनता था, ठीक है ना, जून के महीने में ऊन की टोपी। उस आदमी के समय इस देश का युवा सड़कों पर आया, आत्मदाह करने लगा, बड़े बड़े आंदोलन हुए और 70 से अधिक युवाओं ने आत्मदाह कर लिया था, अपने आप को आग लगाकर जिंदा जला दिया था। और वो क्या था, वो मंडल कमीशन के विरोध में पूरे देश में आग लग गई थी। उस समय ऐसा बहुत कुछ लगने लगा था कि ये छात्र आंदोलन जो है पूरे देश में ये वीपी सिंह को अपदस्थ कर देगा। इस देश का दुर्भाग्य है भाई, बीकानेर के तो हम साक्षात हैं, गवाह हैं, बाकी जगह भी रिपोर्ट मिली कि बीकानेर की कलेक्टरी में वंदे मातरम ये नारा लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया था वीपी सिंह सरकार द्वारा, वो केंद्र सरकार कलेक्टरी में इस देश में वंदे मातरम का नारा लगाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो वीपी सिंह के समय जब छात्र आंदोलन मंडल, इस मंडल के विरोध में, मंडल कमीशन के विरोध में पूरे देश में जब आगजनी, अच्छा उन लोगों ने पब्लिक की संपत्ति नहीं जलाई, सरकार की संपत्ति नहीं जलाई, हिंदू है तो मुसलमानों के घर नहीं जलाए, आत्मदाह किया। 70 से ज्यादा, शायद ये आंकड़ा 74 या 77 ऐसा कुछ है, लेकिन 70 से ज्यादा है, पक्की बात है, हमें याद है। तो उस समय भी तख्ता पलट नहीं हुआ, उसका एक सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा कारण ये था कि वीपी सिंह की सरकार ने जो शपथ ली वो वर्ष था 1989, और 1989 का अपने आप में क्या बनता है, 27 से 9 बनता है, मंगल ही मंगल है। हाँ, इतना अवश्य था कि 1 9 8 9, तो 1 और 8 उसमें थे। अब 1 8 का 2 माइनस उल्टा बनाता है, घोर विपरीत, 8 1 के साथ 2 माइनस घोर विपरीत, वो 4 माइनस, वो जो 4 माइनस के कारण से बीच में एक ऐसा दौर आया कि जो वीपी सिंह के समय पूरे देश में ऐसा बवाल मचा, अन्यथा वो वर्ष जो है, उस वर्ष के 27 से बने 9 और 2 मंगल ने, बल्कि 1 9 8 9, 2 मंगल ने उन्होंने बचा लिया, तख्ता पलट नहीं होने दिया। उसके बाद में यूपीए सरकार के समय एक अफवाह चली, वो अफवाह ये चली कि भाई प्रभाकर जी कह रहे हैं कि मुझे लगता है विपक्ष कुछ न कुछ अवश्य बड़ा कर देगा, देखते हैं, अभी इसी में बात कर लेंगे हम। तो वो चलिए, वो अफवाह थी, बिल्कुल अफवाह थी कि जब थल सेना अध्यक्ष थे, रिटायर्ड, अभी रिटायर्ड जनरल जो मंत्री भी रहे, इस बार उनका टिकट काट दिया गया, विजय कुमार सिंह, वीके सिंह। तो उस समय ये बहुत फैली अफवाह, जब वीके सिंह ने सेना को कूच करने का आदेश दे दिया कि दिल्ली घेर लो और तख्ता पर, ऐसा कुछ नहीं था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बाद में भी सिद्ध हो गया। तो मित्रों, असल बात क्या है, असल बात यह है कि कई लोग नरेंद्र मोदी के विरोधी ये कहते हैं कि मोदी तानाशाह हैं, वे कभी भी इस देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करके और प्रधानमंत्री और लोकतंत्र पद ही खत्म कर देंगे, और तानाशाह के रूप में वे चुनाव भी नहीं होने देंगे। जैसे इंदिरा गांधी को संजय गांधी ने कहा था, आपातकाल के समय संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को कहा था, देखिए 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाने के बाद, पाकिस्तान से जीतने के बाद 1 साल पहले चुनाव करवा लिए थे, हिसाब से चुनाव 72 में होने थे, और फिर 75 में आके उन्होंने चुनाव 1 साल खिसका दिए, क्यों, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी हम हार जाएंगे। तो संजय गांधी कहते थे, संजय गांधी और वीसी शुक्ला और सिद्धार्थ शंकर रे, ये 3 लोग जो है ना, ये, हालांकि संजय गांधी सिद्धार्थ शंकर रे को पसंद नहीं करते, तो संजय गांधी अपनी माँ से कहते थे, माँ चुनाव करवाने की जरूरत क्या, वो तो मीडिया से भी कहते, चुनाव करवाने की जरूरत क्या, संसद फालतू का खर्चा है, ये थे उनके बयान। आप देखिए तनिक, आपको पता चलेगा, और हम खुद अभी आपको बताते हैं कि क्या कुछ आपको देखना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए,
ये इमरजेंसी पर हैं किताबें, और साथ में कुलदीप नैयर की ये भी देखिए, इसमें लिखा है, ये क्या है, इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी। ये देखिए, ये इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर और आपातकालीन संघर्ष गाथा, इन सब में बाकायदा लिखा है कि संजय गांधी कहते थे संसद फालतू का खर्चा है, सांसदों का फालतू का खर्चा है, संसद हटा दो, बंद कर दो और चुनाव हमेशा के लिए खत्म कर दो। तो कई लोग ये कहते हैं कि साहब इंदिरा गांधी की तरह नरेंद्र मोदी भी तानाशाह होंगे और ऐसा वैसा कर देंगे। तो आइए ना हम दोनों के अंकों की बात कर लेते हैं भाई। हम कोई नरेंद्र मोदी जी के प्रवक्ता नहीं, न इंदिरा जी के प्रवक्ता है। हम तो दोनों के अंक अभी आपके सामने रखते हैं और बात कर लेते हैं कि लोगों को ये नरेंद्र मोदी जी से इतना डर क्यों लगता है, और लोगों को मतलब पूरे देश को नहीं लगता, उनके विरोधियों को लगता है, आमिर खान जैसों को भी लगता है, वो कहते हैं उनकी बीवी को भी लगता है, नसीरुद्दीन शाह को भी लगता है, ये चुनिंदा जो महानतम लोग हैं सृष्टि के बिरले दर्जे के, इन्हें लगता है। ठीक है, या विरोधी पत्रकार ऐसा क्यों कहते हैं भाई? हम ज्योतिषी के नाते न तो पक्ष लेंगे नरेंद्र मोदी जी का, न उनके विरोधियों का। आइए बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी का क्या है। 29 अगस्त 1949 सोमवार। अब मूलांक 2 है, भाग्यांक 6 है। ठीक है, इसीलिए इनका शरीर मांसल है, चौड़े भारी नथुने हैं, चेहरा गोल चाहे चौड़ा है, शुक्र प्रधान चेहरा है। जन्म के दिन के अंक 2 7 स्त्री अंक हैं। ये स्त्री अंक आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों स्त्री अंक दोनों विरोधी हैं। इसीलिए कई बार ये छवि बन जाती है कि साहब नरेंद्र मोदी जी तो अपने ही मंत्रिमंडल के साथियों के विरोधी है, बन जाती है छवि, ग्रह लोग योग की बात है। और जन्म का महीने का अंक 8 है। अब ये जो 8 का अंक है ये क्या करता है, उनके वर्ष के अंक 5 और चलित अंक 5 के साथ विचलन पैदा करता है। और ये विचलन क्या करता है कि मूलांक 2 और दिनांक 2 7 के साथ जब मिल जाता है ना, तो फिर ये करता है कुछ अभ्रक फैला देता है, धुआं सा, धुंध सी फैला देता है। इस धुंध के कारण से दूर के लोग इधर इन्हें साफ देख नहीं पाते मोदी जी को, और मोदी जी दूर वालों को, धुएं के उस पार वालों को, धुंध के उस पार वालों को साफ देख नहीं पाते। यहाँ गलतफहमी पैदा होती है कि न तो विजन क्लियर इनका उधर हो पाता है, न विजन उन उधर वालों का इधर क्लियर हो पाता है। ये उधर कुछ और समझ लेते हैं, उधर वाले कुछ और समझ लेते हैं, यहाँ से विभ्रम पैदा होता है। अब यहाँ पर रुकिए, दूसरा नाम किसका आया था? इंदिरा जी का। इंदिरा गांधी की बात करें, वो क्या है, उनका जन्म 19/11/1917 सोमवार। समझ में आ गई बात? लोग कई बार इंदिरा गांधी के बराबर नरेंद्र मोदी को क्यों रोक देते हैं यहाँ लाकर कि ये इंदिरा जी है। भाई नरेंद्र मोदी भी इंदिरा जी की तरह है, नरेंद्र मोदी जी भी तानाशाह बन जाएंगे, क्या पता आपात लागू कर दे, क्या पता चुनाव खत्म कर दे, निर्वाचन आयोग खत्म कर दे, क्या पता पूरे देश में एक ही प्रणाली लागू कर दें। ये जो बातें आती है ना, क्यों आती हैं भाई? इंदिरा जी ने तो जो किया वो पता है, 2.25 साल उन्होंने तानाशाही की, जमकर तानाशाही की, और क्या क्या की वो इन आपको किताबें 4-5 किताबें तो आपको बता दी, और भी बहुत कुछ है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के बारे में ऐसी आशंका क्यों व्यक्त की जाती है? तो उसका एक कारण है कि देखिए, एक तो इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों के जन्म का दिन के अंक समान है। जन्म का दिन सोमवार है। हेमंत बिदवी जी आज फिर आप लेट आए हैं, बहुत देर से आए। जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी और इंदिरा जी दोनों का जन्म सोमवार को हुआ है। दोनों के जन्म का जो दिन के अंक है वो समान है। एक तो इन दोनों में ये समानता। दूसरा क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर जो मूलांक 2 है ना, उसका वृहद अंक युग्म अंक है 29 अगस्त 29, 2 और 9, 2 प्रजा का है, जनता का है, 9 क्या है, पावर, शक्ति, मंगल, भारी, आधिपत्य का है। तो कई बार ये लगने लगता है कि ये जनता पर जो है ना, प्रजा पर या जनता पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, एक ऐसा भ्रम फैल जाता है। और इंदिरा जी ने, अच्छा ये हमने भ्रम शब्द क्यों काम लिया? ऐसा थोड़ी कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति कुछ अतिरिक्त अनुराग दिखाने के लिए कर, ऐसा नहीं है। और इंदिरा जी की अगर हम बात कहें, इंदिरा जी की अगर हम बात कहें तो देखिए ऐसा है कि इनके यहाँ पर जो जन्म का मूलांक 1 है, मोदी जी के 2 है। 2 कोमल होता है, कोमलता के कारण आदमी के प्रति भ्रम हो जाता है। और इंदिरा जी के यहाँ 1 है, और 1 के साथ कौन बैठा है? 9। 19 तारीख का मूलांक 1 बना, 1 सूर्य और 9 क्या है? 9 है मंगल। एक तो सूर्य प्रचंड, ऊपर से मंगल उसके साथ, तो व्यक्ति तानाशाह तो बनना ही होता है भाई। जो इंदिरा जी जब 1966 में बनाई गई प्रधानमंत्री, बनी नहीं बनाई गई, वो वरिष्ठ लोगों द्वारा, सिंडिकेट द्वारा, तो उसमें गूंगी गुड़िया, और सिंडिकेट वालों सोचा हम चला लेंगे अपने हिसाब से, गूंगी गुड़िया है, क्षमा कीजिएगा कहने के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह 10 साल वैसे ही गूंगे सिद्ध हुए।
लेकिन वही इंदिरा जी बाद में क्या होती है, इतनी धाकड़ हो जाती है। धाकड़ कैसे, तानाशाह की हद तक पहुंच गई, क्योंकि वो 19 में 1 और 9 है, 1 और 9, सूर्य और मंगल, और वो भी सूर्य और मंगल दोनों ही अच्छे हैं, तो सकारात्मक चमकदार हो गए, तो यहाँ प्रभाव बढ़ गया। अब आप देख लीजिए इंदिरा गांधी की नाक देखिए, तीखी लंबी ठुड्डी। ये जो प्रियंका गांधी जी की तुलना करते हैं इंदिरा गांधी जी की नाक से, वो गलत कर रहे हैं। इंदिरा जी की आवाज थी वो सूर्य प्रधान आवाज थी, उनका स्वर सूर्य प्रधान था, ऐसे जैसे मिलिट्री वाले की कड़क आवाज जाती है और एक सपाट सीधी सटीक अंदर बैठती है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा जी है, इनकी आवाज तो नाक से आती है सारी, बिल्कुल पूरा नाक बोलता जुकामी आवाज। ये तो 100% उल्टी है, ये आवाज तो खतरनाक है इनके दाम्पत्य पारिवारिक जीवन के लिए। लेकिन इंदिरा जी की जो स्थिति थी, वो जब तक उनका नाक नहीं बोलता था प्रचंडता से, तब तक उनका पारिवारिक जीवन खराब हो चुका था। ठुड्डी देखिए इंदिरा जी की, इंदिरा जी की ठुड्डी में वो सूर्य और मंगल बैठे हैं, 1 और 9 की परिलक्षी होती है, वो परिलक्षिति जो होती है, उस कारण से ये बात हुई। और उसके बाद में फिर क्या है, इंदिरा जी का जन्म का वर्ष 9 1917, ये लीजिए एक मंगल और बैठ गया। अब ये एक मंगल और बैठ गया, मूलांक 1 के साथ में 2-2 मंगल बैठ गए और दोनों सूर्य के साथ में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि बन जाते हैं तानाशाह। जब कभी, अच्छा कब बनते हैं, तनिक ये भी देखिए, ऐसा थोड़ी है जब मर्जी चाहे बन जाते हैं। रुकिए रुकिए अभी रुकिए, कैसे, इंदिरा जी के जन्म के दिन की बात की थी, वो क्या है, सोमवार, तो अंक क्या बने, 2 और 7। अब 2 और 7 क्या होते हैं, स्त्री अंक के मन के हैं, चंद्रमा मन सो जात, मानस का मन का अंक है भाई। और ये क्या है, इनका जो 19 तारीख में 9 है ना वो, और इनके जन्म का जो वर्ष और चलित अंक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर, ये 3-9, ये 3-9 2 और 7 के विरोधी हैं, 2 और 7 मन के अंकों के। तो जब घबराहट होती है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को तीव्र असुरक्षा भाव होता है, अरे पता नहीं मेरे साथ क्या उल्टा हो जाएगा, पता नहीं कौन मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर लेगा, कौन क्या कर लेगा। अब ये जतिन मेहता जी आपने 74 क्यों लिखा, तनिक बताइएगा। घबरा जाता है, असुरक्षा भाव हो जाता है, भयभीत से होने लगता है, पता नहीं मेरे साथ क्या उल्टा सीधा हो जाएगा, मुझे कोई षड्यंत्र करके हटा देगा, मुझे कोई षड्यंत्र करके मार देगा, ये सब चीजें वो उनको अनुभव होने लगती है, और तब वे लोग तानाशाह बन जाते हैं। जैसे इस बात को यूं समझिए कि एक बच्चा जो है वो गली में से जा रहा है और उसके पीछे कुत्ता भौंकते भौंकते आया। अब वो कुत्ता जो है वो बच्चे को लगता है ये मुझे काटने आ रहा है, अरे मुझे काट लेगा, वो भयभीत हो गया बच्चा अंदर से। अभी तक बच्चा आराम से जा रहा था, खूंखार नहीं था, हिंसक नहीं हुआ बच्चा, बड़े प्रेम से, लेकिन पीछे से कुत्ता भागते पास में आया और भौंकने लगा, तो उसे लगा, वो भयभीत हो, अरे मुझे काट लेगा, खा जाएगा, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये जब भय उसके अंदर आता है तो वो आसपास पत्थर देखता है और पत्थर उठाकर या तो दिखाता है या मार भी देता है पत्थर, वो हिंसक हो जाता है, तानाशाह हो जाता है वो इस मायने में, क्योंकि उसको अंदर भय पैदा हुआ। तो इंदिरा गांधी के जो अंक हैं 2 और 7 दिन के अंक सोमवार के, वो खराब हो गए 3 तरह के अंक 9 के साथ, मंगल के साथ, तिहरा मंगल, तिहरी भय, भय की स्थिति, 3 गुना भय, उन्हें 3 गुना भय था। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी को भय था अपने मंत्रिमंडल के साथियों से, और वो सही सिद्ध हुआ, जगजीवन राम जैसे लोगों ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ा। दूसरा उन्हें, पहला कौन सा भय, अपने मंत्रिमंडल अपनी सरकार के साथियों से, दूसरा उन्हें भय था वो विपक्षी नेताओं से था, और ये भय अकारण था लेकिन था ना। अब वो जैसे वो बच्चे के पीछे कुत्ता या कुत्ता हो सकता है काटने आया ही नहीं हो, ऐसे ही भौंक रहा हो, लेकिन उसने तो सोचा ना मुझे काट रहा, उसने पत्थर मार दिया। और तीसरा भय उन्हें था कि देश की जनता भी, प्रेस भी विपक्ष के बहकावे में आकर उनको नुकसान पहुंचा सकती है। बल्कि उन्होंने तो यह कह दिया था कि देश की जो सेना और पुलिस है, जेपी ने उन्हें भड़काया देश के प्रधानमंत्री को मारने के लिए, ये आरोप लगाया था इंदिरा गांधी ने जेपी पर। नरेंद्र मोदी के यहां पर क्या है, नरेंद्र मोदी के यहां पर यह है कि जो मूलांक 2 है वो 29 में 2 के साथ 9 बैठा है, हम बता चुके हैं। वहां इंदिरा गांधी के तो भय की स्थिति थी, वो तानाशाह बनी। नरेंद्र मोदी के यहाँ भय की स्थिति नहीं है, अफवाह की स्थिति, भ्रम की स्थिति है। देखिए भय और भ्रम में अंतर होता है।
एक आदमी देखता है, उसे लगता है दूसरी तरफ जो है वो शायद कार खड़ी है कि जीप खड़ी है, ट्रक खड़ा है, ये तो है भ्रम। कार खड़ी होती है, वो कहता है उधर जीप खड़ी है, ये भ्रम है। और भय क्या होता है, ये जो कार है, जीप है, ट्रक, ये मुझे कुचलने आ रहा, मुझे आ रहा, ये मुझे मार देगा, ये मुझे कुचल देगा, ये होता है भय। तो जो भ्रम और भय के बीच की स्थिति है ना, वही नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी के बीच की स्थिति थी, आज भी है। इंदिरा जी से तुलना नरेंद्र मोदी की इसलिए व्यर्थ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान ये दीजिएगा, ये जो नरेंद्र मोदी के अंक और इंदिरा गांधी के जो अंक है ना, इनके बीच का जो चंद्रमा और सूर्य का अंतर आपने समझा है ना, यही अंक इस बात की गारंटी देते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी तानाशाह हो ही नहीं सकते। उनके जो जन्म का मूलांक 2 है और उसके बाद में उनके जन्म के दिन के अंक 2 और 7 है, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी के साथ में इन 2 और 7 का जो परम मित्र है, जन्म का वर्ष का अंक 5 और जन्म का चलित का अंक 5, ये 5 2 7 का परम मित्र है। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस, ये अंक इस बात की गारंटी देते, इस बात की गारंटी कुमार गणेश नहीं दे रहा, ये अंक इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कभी तानाशाह नहीं हो सकते। वे इस देश में न तो चुनाव खत्म कर सकते हैं, न संसद खत्म कर सकते हैं, और न संसदीय प्रणाली खत्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले तो ये तसल्ली रखिए। एक बात और, तख्ता पलट जब भी होता है ना, तो उसमें सेना का सहयोग या सेना ही सब कुछ अवश्य होती है। हमने कल बांग्लादेश के मामले में देखा कि तख्ता पलट जब भी किया, सेना ने किया। अभी 3-4 दिन जो हुआ उससे पहले, इसमें क्या हुआ कि तख्ता पलट में सामने तो रहे छात्र, और कुछ दिनों बाद छात्रों के हाथ से आंदोलन निकल गया। और ऐसा कहा जाता है मीडिया में कि आईएसआई और अमेरिका ने वो आंदोलन हथिया लिया। तो सेना, अच्छा, शेख हसीना तब तक टिकी रही जब तक सेना समर्थन में नहीं आई लोगों के और हसीना के खिलाफ, और जैसे ही सेना खिलाफ आई, तख्ता पलट। तो जब भी दुनिया में कहीं भी तख्ता पलट होता है तो सेना या सेना के विद्रोही वे होते हैं। तो सेना का अंक है 9। तनिक रुकिए, अभी वो देखते हैं भारत में क्या होता है। इंदिरा गांधी के यहाँ और नरेंद्र मोदी के यहाँ अंक 9 की भूमिका हमने देख ली। अब भारत के अंकों में गणतंत्रता और स्वाधीनता में देखिए, तो स्वाधीनता में जो अंक है ना, रुकिए, स्वाधीनता में जो अंक है, भारत का भाग्यांक, स्वाधीनता का मासांक, ये दोनों 8 है। ये अंक 9 सेना का जो अंक होता है, उनके मित्र हैं, और मित्रता का भाव है। लेकिन ये मित्रता का भाव नेतृत्व के विरुद्ध जाएगा या पक्ष में? तो देखिए, भारत की स्वाधीनता का वर्षांक है 3, और इंडिया कहेंगे तो नामांक है 3। इंडिया, संविधान में क्या लिखा है? इंडिया, दैट इज भारत। पहले क्या है? इंडिया। तो ये जो 3 का अंक है ना, ये 8 का भी मित्र है और 9 इसका परम मित्र है। यानी मिलिट्री के, सेना के जो अंक हैं वो उठापटक के अवश्य हैं, लेकिन उठापटक अंदरूनी नहीं है, बाहरी, यानी बाहरी देशों के साथ युद्ध की। अंदर तो ये जो अंक 3 है ना, बृहस्पति, इस बृहस्पति ने मित्र भाव रखा है। इसी कारण से 1971 के युद्ध में जब सैम मानेकशॉ, इंदिरा गांधी ने जैसे ही कहा, तो उन्होंने सारा जो है इंदिरा गांधी को मित्रवत भाव से, सहयोगी के भाव से सारा अपना संभाला, और संभालने के बाद में इंदिरा गांधी को चिंता मुक्त कर दिया। और उसी का परिणाम था कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में। एक बात, और दूसरी बात क्या है, भारत के स्वाधीनता के अंक आपको बता दिए कि अंक 9 जो सेना का अंक होता है, अंक 8 जो सेना का मित्र अंक है, उठापटक का है, लेकिन उठापटक अंदर नहीं होगी। तो उसका कौन कह रहा है? अंक 3 कह रहा है, जो 8 का मित्र है और 9 इसका परम मित्र। यानी कि भारत के भीतर सेना कभी भी स्वाधीनता के अंकों के हिसाब से विद्रोह नहीं करेगी। अब गणतंत्रता के अंक भी देख लें, क्योंकि हमने कहा था ना ये दोनों अंक काम में लेने हैं। गणतंत्रता का मूलांक 8 है, चलित अंक 8 है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों जो सेना का अंक होता है 9, उनके साथ वैसे ही मित्र भाव बना रहे हैं। और फिर ये उठापटक का हो गया, लेकिन ये बाहर का है अंदर का। तो जो गणतंत्रता का दिन अंक है 3, ये फिर वही बृहस्पति, ये अंक 8 का मित्र है, 8 इसका मित्र है,
अंक 9 इस 3 का परम मित्र है, या फिर वही मित्र युति है। तो भारत की स्वतंत्रता के अंकों में भी आर्मी, सेना, मिलिट्री की मित्र युति है, और भारत की जो गणतंत्रता के अंक है वहां भी सेना मित्र युति में है। ये दो, और हमने क्या कहा था, स्वाधीनता के यानी स्वतंत्रता के अंक और गणतंत्रता के अंक मिलकर एक चेन बनाते हैं, और थ्री लेयर प्रोटेक्शन, त्रिस्तरीय सुरक्षा है भारत के लोकतंत्र को। और इसीलिए जो भारत की सेना के मित्र अंक हैं, ये मित्र अंक बताते हैं कि भारत में फिर दोहरा रहे हैं, सेना कभी विद्रोह नहीं करेगी, और सेना के विद्रोह किए बिना तख्ता पलट होगा नहीं। चलिए एक आध बात और ले लेते हैं। हाँ 74, जतिन मेहता जी बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। हमने कहा था ना कि 74 या 77, 74 नवयुवकों ने वीपी सिंह के मंडल कमीशन लागू करने के विरोध में पूरे देश में आत्मदाह किया था, अपने आप को जला लिया था, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल छिड़क कर। बददुआएं बहुत लगती है, बददुआएं बहुत लगती है मित्रों। अब यहाँ बददुआ की बात आ गई है ना, तो आपको बताएं, यहाँ रुककर 2 मिनट आपके अवश्य लेंगे, हमारे साथ रहिएगा, आपके बहुत काम आएगी जानकारी। 1980 के दशक में शुरू में बात 1983 की है कि जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान गई, और वहां गई तो वहां इमरान खान जो है वो एक मैच खेल रहे थे, सारे मैच खेले, एक मैच की बात है, टेस्ट मैच की बात है। तो एक दर्शक जो है उनके पास ग्राउंड में आ गया, मैदान में आ गया ऑटोग्राफ लेने। स्वाभाविक है भाई, अरे खिलाड़ियों के, फिल्मी सितारों के, राजनेताओं के कम है ना, इन सब के जो है ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग जुनून की हद तक आ जाते हैं। तो ग्राउंड में आ गया, तो इमरान खान ने, अरे भाई आपको ऑटोग्राफ नहीं देना था, प्रेम से मना। इमरान खान ने क्या किया, बॉलिंग एंड यानी बॉलिंग गेंदबाजी छोर वाला एक स्टंप उखाड़ा और उसको पीटा, उस आदमी को पीटा बुरी तरह। वो बेचारा अपने आप को बचाता हुआ डंडे से, विकेट से भागा भागा, तब तक पुलिस आ गई, पुलिस ने भी पीटा। वो आदमी रोता रोता, उसको वो पुलिस पकड़ कर ले गई, पता नहीं क्या क्या पीटा ही होगा, कोई सम्मान तो किया नहीं, वो रोता रोता आदमी गया। बस साहब उसी मैच के बाद में इमरान खान को भयंकर चोट लगी, और ऐसी चोट लगी, पीठ का दर्द हुआ, शायद पीठ का ही था, ऐसा दर्द हुआ कि वो खेल बंद हो गया उनका, खेल ही नहीं पाए वो, कई मैचों तक नहीं खेल पाए। और बाद में किसी सयाने आदमी ने, किसी जो भी कोई जानकार, उसने कहा कि भैया तुम्हें बहुत तेज बद्दुआएं लगी है, तुमने किसी की बद्दुआएं ली है। अब इमरान खान को याद आया, यार मैंने उस आदमी को पीटा था विकेट से, वही हुआ है। तो फिर उस इमरान खान ने अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए थे, बड़े बड़े विज्ञापन कि ऐसे ऐसे हुआ था, वो बंदा जहां कहीं भी है मेरे पास आए, मैं माफी मांगना चाहता हूं अपने व्यवहार के लिए। लेकिन वो बंदा आया नहीं, उसकी आत्मा है ना दुख गई। और तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न निष्फल जाए, और मरे बैल की चाम सो लोह भस्म हो जाए। इमरान खान का कैरियर, उसके बाद वो रिटायरमेंट लेना पड़ा, उसके बाद तो 92 में थोड़े समय के लिए आए। वीपी सिंह को उसके बाद में जो प्रधानमंत्री पद से हटे, तो उनकी हालत ये हो गई थी कुछ वर्षों के बाद कि सप्ताह में शायद 2 या 3 दिन उनका डायलिसिस होता था, डायलिसिस। 74 इस देश के नवयुवकों ने, इस देश के नौजवानों ने, 74 नौजवानों ने वीपी सिंह के कारण, उस आदमी की नीतियों के कारण आत्मदाह किया था। ये बद्दुआएं होती है। तो मित्रों, मिलिट्री के अंक यानी सेना के अंक भारत की स्वाधीनता में भी मित्र अंक है, और भारत की गणतंत्रता में भी मित्र अंकों में। इन मित्र अंकों की युति बताती है कि भारत में कभी भी सैन्य विद्रोह नहीं होगा, तख्ता पलट नहीं होगा। नरेंद्र मोदी भी न तो संसद खत्म करेंगे, न निर्वाचन आयोग खत्म करेंगे, न चुनाव बंद करेंगे, न तानाशाह बनेंगे। और ऐसा भी नहीं कि प्रधानमंत्री पद और संसदीय प्रणाली खत्म कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के अंक 2 और 8 के कारण से हमने बताया विभ्रम की अवस्था है। और वैसे हाँ, चलते चलते एक बात ये कह लेते हैं कि इस देश में जब कभी भी सेना के अंक बता रहे हैं, जब कभी भी सेना को किसी भी तरीके से आक्षेपित किया जाएगा, उस समय भी सेना उबाल में नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक आध बातें और लेते हैं। हाँ राजेंद्र जोशी जी, आप वो एक जो बात कह रहे थे वो क्या थी? पहले तो भाई दुर्गा प्रसाद बोहरा की बात लेते हैं। भाई डीपी भाई आप मौजूद हैं क्या अभी? भाई दुर्गा प्रसाद जी आप अभी मौजूद हैं लाइव में? हैं तो देखिए आपका प्रश्न लेते हैं कि भारत बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति क्यों दर्ज नहीं करवा रहा। आपको एक बात बताएं, अब हो सकता है अभी तक अंदर की बात हो या कुछ लोगों को पता चली हो कि शेख हसीना ने, एक तो जो यूपीए सरकार के समय 2007 की बात है,
जब विपरीत आई तो उन्होंने काका बाबू को फोन किया था। प्रणब मुखर्जी को काका बाबू कहती थी कि मैं संकट में हूँ और मेरे साथ जो है ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे बचाइए। तो भारत सरकार ने मदद की। इस बार भी क्या हुआ, ऐसा बताते हैं कि ये आशंका हो गई कि ये जो हुजूम है लोगों का, ये प्रधानमंत्री भवन में घुस जाएगा और अनहोनी कर देगा, प्राणों की अनहोनी कर देगा शेख हसीना के साथ। तो ये जब भारत सरकार को पता चला तो भारत सरकार ने उनको घुड़की दी। घुड़की समझ रहे हैं ना आप, धमकी की बड़ी बहन, घुड़की दी कि भैया ये सब लफड़े मत करना। तब जाकर के वहां की सेना है ना, उसकी सांस फूल गई, हाथ पांव फूल गए वो सेना के। और फिर वो जो वहां का सेनाध्यक्ष है, जो शेख हसीना की बहन का दामाद है, सगा दामाद, तो एक तरह से शेख हसीना का भी दामाद हो गया और इन्होंने उसे बनाया था सेनाध्यक्ष। तो भारत की घुड़की मिलने के बाद वो सेनाध्यक्ष सामने आया और उसने सुरक्षित जाने को कहा कि 1 घंटा आपके पास में, हम आपको सुरक्षित पहुंचाएंगे और सेना का हेलीकॉप्टर भी देंगे। और रहा सवाल है कि कुछ देखिए दुर्गा प्रसाद भाई, कुछ तो क्या होता है कि ऐसी नीतियां होती हैं, अंतरराष्ट्रीय जो नीतियां हैं, विदेश नीतियां, तो अभी भारत सरकार परहेज कर रही है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार के जो अंक है ना, सरकार के शपथ ग्रहण के, वो अंक ऐसे हैं कि ये जो सरकार है ये, और वैसे भी भारत सरकार, इसमें ज्योतिष की कोई बात भी नहीं है, थोड़ा सा एक सीमा तक सब्र से काम लेना पड़ता है। इंदिरा जी ने भी 1971 में लिया था, और तो उसके बाद में जब वहां नरसंहार बढ़ गया, नरसंहार होने लगा, तो फिर हस्तक्षेप किया। तो भारत सरकार नजर रखे हुए है और विश्वास रखिए कि हमारी सरकार सक्षम है। और ममता बनर्जी का धन्यवाद करेंगे कि ममता बनर्जी ने बयान देकर ये कहा था कि मैं भारत सरकार के साथ हूँ, बंगाल सरकार भारत सरकार के साथ इस मसले पर है। और कोई प्रश्न रुक गया क्या, रह गया? हेमंत बिडवी जी, क्या भारत का एक और विभाजन होना है क्योंकि एक विशिष्ट वर्ग धर्म की आबादी? देखिए भारत जो है ना, आप लोग नोट करके रखिए, भारत अपनी आयु अंक जो है ना 80वां यानी 27, 2026 27, इसके 5 साल बाद यानी कि 84वां वर्ष, 84वां वर्ष का मतलब हुआ कि 31-32 है ना, 84-85 यानी 2031-32 के बाद से लेकर के और 2059, 2059, 527 और 90, 2061, ये जो समय है ये तो निरंतर उन्नति और उत्थान का है। यहाँ कोई टुकड़े उकड़े नहीं होने, ये ज्योतिष ये बात करें, इसीलिए नहीं कि हम भारतीय, इसलिए जो कहेंगे अच्छा ही कहेंगे, अच्छा ही आ रहा है गणना में, इसीलिए। वरना हमने कल बांग्लादेश के बारे में बात कही ना कि बांग्लादेश अपनी उम्र के 56 में से 65 साल में राष्ट्र के रूप में रहेगा ही नहीं, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र नहीं रहेगा। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। संजय बिन्नानी भाई का आज विशेष धन्यवाद देंगे। भाई आप एक बात आइए, आप वहां हल्दीबाड़ी में है, बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, तो वहां सब ठीक तो है ना? संजय भाई बताइएगा, प्रभु सब ठीक करें, ये कामना है। अर्पित चौबे जी कहाँ रह गए भैया आज, बड़ी देर भाई नंदलाला। सचिन पायलट विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन फ्यूचर, क्या इतनी नहीं ये अंग्रेजी मत लिखा करो भाई, थोड़ी बहुत तो समझ लेते हैं। आज फिर आपने लिख मारी, कल भी आपने लिखी। देखिए ये आपका सचिन पायलट से संबंधित प्रश्न है अर्पित चौबे जी, ये हम बहुत दूर चले जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे तो विषय से, ये विषय फिर कभी लेंगे। और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों का, छोटे राज्यों में, ये सब अलग विषय है, इनको हम फिर कभी लेंगे। आज के विषय से थोड़ा आजू बाजू वाले तो बात कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत दूर चले जाएंगे। तो मित्रों ये ध्यान दीजिएगा, और फिर आपसे निवेदन करते हैं, 2-3 बातें जो अब कहनी है वो कह लेते हैं, और उसके बाद आपसे विदा लेते हैं। कि देखिए एक तो ये है कि अभी भी जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें, क्योंकि जब निशुल्क परामर्श की बात आएगी तो बिना सब्सक्राइब किए वो प्रश्न रख नहीं पाएंगे यहाँ पर। और एक और बात यह है कि भाई जहां तक हो सके अपनी असली आईडी से आप आए, यहाँ प्रश्न भी पूछें तब भी यहाँ भी, और किसी और जो अजीब सी आइडिया होती है उससे आते तो अपना नाम अवश्य लिख दें कि मैं ये हूं, तो जिससे थोड़ा अपनत्व का भाव लगे। दूसरी बात यह है कि जब भी आप लाइव में यहाँ आए तो आते ही तुरंत इस लाइव को अपने सोशल मीडिया जो खाते हैं तो वहां पर हैंडलर पर इसे साझा कर ले तो हमें और बड़ा मंच मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि हमने यहाँ एक पोल डाला हुआ है,
टेक्स्ट पोल, जिसमें लिखा हुआ है कि आप अपना सुझाव दीजिए कि जो निःशुल्क परामर्श अभी महीने के अंतिम रविवार को यानी एक ही रविवार को करते हैं, ये हम 1 रविवार को करें, 2 रविवार को करें, 3 रविवार को करें या महीने के प्रत्येक रविवार को करें। ये बात आप वहाँ जाकर उस पोल में, हमारी कम्युनिटी में पोल में जाकर अपना राय दर्ज करवाएं, जिससे हमें सहूलियत हो जाए कि हम सितंबर से क्या परिवर्तन करें। तो कल मित्रों मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, ज्वलंत विषय के साथ। आपके मन में जो भी विषय है वो आप यहाँ दर्ज करवाइए, है ना। और यहाँ व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लिख कर भेजिए, कॉल मत कीजिए, लिख कर भेजिए कि इस विषय पर भी हम चाहते हैं लाइव देखना सुनना, निश्चित रूप से करेंगे। आप सभी जो आज पधारे, आपका हार्दिक धन्यवाद। और जो जिन्होंने टिप्पणी नहीं की लेकिन जो देखने आए, पधारे, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपंकर गांधी जी, जय श्री राम। बहुत देर से पधारे आप, सप्ताह में 2 बार। चलिए आप वहां पोल में जाकर के अपनी राय दर्ज करवाइए, यहाँ तो हमारे दिमाग में नोट हो गई है, तो वहां भी डाल दीजिए। तो मित्रों आज बस यहीं विराम देंगे। आज के आनंद की जय। मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब विदा चाहूंगा। शुभ रात्रि। जय श्री राम।